पुरुषों की विरासत है, शिवाजी का है, थोड़ा इसको है ना? बड़ा करिए, बड़ा करिए। तो बस। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाथ है तो मुट्ठी बंद करके क्या चाहिए? क्या चाहिए? चलिए, एक चीज क्लियर कर लेना होता है ना कि आपको क्या चाहिए। थोड़ा बहने इधर आ जाए कि आप थोड़ा सा इधर हो जाइए क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है। आपको किधर आ जाए? हाँ, ओके, बस। जब बीच में रुक जाओ तो कट कर दो। कैसे मिलेगी जूनी पेंशन? अभी जो यात्रा आई है एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा, आपके शहर में अभी यहाँ लिखा भी है और यहाँ एक नया शब्द हमको यहाँ नहीं, वहाँ खासगीकरण क्या बोला? कुछ फोटो यहाँ से, कुछ फोटो। हाँ, निजीकरण को खासगीकरण, एक नया शब्द हमने सीखा आज, फोटो खासगीकरण। कुछ फोटो जो है एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा, इसकी जरूरत है या नहीं? एनपीएस से जहां हमारा भविष्य का नुकसान हो रहा है, वहीं निजीकरण से, खासगीकरण से हमारे नौजवानों का वर्तमान खराब हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? अगर सारी संस्थाओं का निजीकरण, खासगीकरण कर दिया जाएगा, जब संस्थान नहीं रहेंगी, नौकरियां नहीं रहेंगी, पद नहीं रहेंगे, ये लोअर मिडिल क्लास के लोग कहां जाएंगे? हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पिता किसान हैं, इसमें भी बहुत सारे लोगों के पिता किसान होंगे, है या नहीं है? कि बॉम्बे के लोग, महाराष्ट्र के लोग ज्यादा पैसे बलवान होते हैं, थोड़ा उनको ज्यादा, ऐसा तो नहीं है। निजीकरण समझिए थोड़ी मेरी बात को गंभीरता से। अगर आप निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अपने बच्चे के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? अगर आपने खासगीकरण का विरोध नहीं किया तो आप अपने बच्चे के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे? जब सरकारी संस्थान पद सब खत्म किए जाएंगे और हम अपने बच्चे को अच्छा पैसा और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बाद में 8,000 5,000 की नौकरी समुदाय और आउटसोर्सिंग में करेगा। आउटसोर्सिंग में 5,000 की नौकरी नहीं पढ़ा रहे हैं आप? बोलिए, अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? 8,000 की नौकरी के लिए। और ये जो निजीकरण है, ये गुलामी का दस्तावेज है। मेरी बात आज समझ में आए ना आए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूं, निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है और गुलामी का फंदा है। ये बात याद रखिए। तो 2004 में जूनी पेंशन बंद की गई तो उस समय लोगों को समझ नहीं आया। अगर उस समय समझ में आ गया होता तो आज हमको आपको लड़ना ना पड़ता। यही सेम कंडीशन इस निजीकरण के खिलाफ है। अगर आज हम नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां हमको आपको कोसेंगी कि जब ये हो रहा था तो हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन चुप क्यों थे। तो आप पूरी ताकत के साथ सबके सब इसके विरोध में है? हाथ ऊपर करके बताएं, इसके विरोध में है? जो लोग नहीं हाथ ऊपर किए वो क्या माने? इसके विरोध में आपको होना है। अगर नहीं, और यात्रा इसलिए शुरू की कि अभी जो आने वाले समय में इसका जो भीभत्स रूप आएगा और आया है, अगर आपकी नजर है तो उसका एक स्वरूप मैं बताता हूं। अभी उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई, बहुत दुखद है, बहुत सारे साथी इसमें मारे गए। सरकार के लिए संख्या हो सकती है कि 200 300 400 मारे गए, उनके लिए संख्या हो सकती है, लेकिन जिन परिवारों से उनके मम्मी और पापा चले गए, उनके लिए पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म देके गया नहीं। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो इंतजार में हैं कि मेरे पापा आ रहे हैं। आज भी कुछ बच्चों के इंतजार है कि मम्मी किचन में खाना बना रही है, अभी खाना लेके आएगी, खिलाएगी। ऐसी भी बस स्थिति रेल दुर्घटना में हुई। उस दुर्घटना में हुआ क्या? 1 लाख से ज्यादा पद टेक्नीशियन के रेलवे में खाली पद हैं। जब खाली पद है तो कौन चेक करेगा? ये भी निजीकरण का एक खेल है। और उससे भी ज्यादा दुखद
दुर्घटना हुई, हम उनके मृतक परिवारों पर संवेदना व्यक्त करते हैं, वो आत्मा को शांति मिली, परिवार को सम्मान मिले। लेकिन इस दुर्घटना से ज्यादा जो बड़ी चीज हुई, आपको बहुत ध्यान से मैं कहना चाहता हूं और ध्यान से सुनिए। इस 8,000 का टिकट जैसे दुर्घटना होती है और आदमी अपनी मौत और जिंदगी के बीच में जंग कर रहा है, कोई को दवा नहीं मिल रही, किसी को दवा अस्पताल नहीं मिला, किसी को हमारे यहाँ के उद्योगपति और आप समझदार आदमी हो, कितना दुखद और लूटा। 8,000 का टिकट 56,000 रुपया लूटा गया। उस दौर में जब लोग पीड़ा में, जब लोग तकलीफ में हैं, जब मौत के मंजर पर खड़े हैं, इन व्यापारियों ने तब लूटा और लूटने की छूट सरकार ने दिया। उससे भी ज्यादा दुख किसने दिया? किसकी हिम्मत पड़ गई कि 56,000 टिकट कैसे हो गया? सरकार को तो चाहिए कि तुम आधा माफ करो, आधा मेरी तरफ से है, हमारे हर नागरिक अपने अस्पतालों में अपने घर जाएंगे। तब तो मैं जानता ये भी बस रूप है, ये वो रूप है निगमीकरण, निजीकरण का, जो आने वाले समय में पीढ़ियां झेले है। और लूट क्यों दिया जा रहा है? सरकार इसमें बच गई, सरकार इसमें बच गई, सरकार इसमें बच गई। ठीक है, सरकार बच गई। लूटा किसने? प्राइवेट कंपनियों ने। सरकार को गाली नहीं मिली, उसने कहा बहुत अच्छा, और लूट करने के बाद चुनावी चंदा दे देना और तुम्हें हम छोड़ दे देंगे। ये है निजीकरण, ये है निगमीकरण, ये है खारजीकरण। समझ में आ रही बात? और अभी मैं मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश उज्जैन सुना? उज्जैन महाकाल। किसको ऑन करो? इन निजीकरण के व्यापारियों ने भगवान को नहीं छोड़ा, मनुष्य तो छोड़ोगा। अभी सुना ना खबर वहां उज्जैन की? कितने लोगों ने सुना? क्या हुआ वहां? एक आदम कम बहुत बड़ी मूर्ति महाकाल की लगाई गई और करोड़ों का बजट, सैकड़ों करोड़ का बजट निजीकरण के हाथों में देकर खड़ी की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए और उन्होंने इतना लंबा भाषण दिया था कि जैसे उद्योगपति ही देश को चला रहा है। और 6 महीने नहीं बीते, भगवान को भी लूट लिया गया, वो मूर्ति गिर गई। सोच के देखो इसका रूप क्या है। इसीलिए सचेत करने आया हूं, यही बताने आया हूं कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे जीवन से अगर शिक्षा और नौकरी हटा दीजिए, जीरो। हो सकता है कोई अफवाह स्वरूप कोई बहुत अमीर आदमी हो इसमें बैठा हो, मैं उसको असहमत हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को शिक्षा और नौकरी हटा दो, आप जीरो। आज जो कुछ हमारा मेंटेन हो वेतन की वजह से, वेतन थोड़ा हटाइए, 4 दिन लेट हो जाता है वेतन ना, सही है, 1 हफ्ते वेतन लेट हो जाता है, पूरा कोहराम मच जाता है। मचता नहीं मचता? सोच के देखो आप, उसी से पैसा, उसी से घर, उसी से गाड़ी, उसी से परिवार, उसी वेतन से है। और आने वाली पीढ़ी को वेतन देने की तैयारी में सरकार, इसीलिए इसका विरोध होना चाहिए।